हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बुनियाद सीरीज़ में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी आपके एग्ज़ाम का पार्ट है, अदर देन ICAR, प्लांट साइंसेज एंड ASRB नेट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी की 10 क्लासेस आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। आपको बायोटेक्नोलॉजी हमेशा रट के जाना पड़ता है, समझ नहीं आता है, या फिर आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ये सीरीज़ आपको इन सारे कंसेप्ट्स को इजीली समझने में भी हेल्प करेगी, साथ साथ किस तरीके के MCQ आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनकर आ सकती हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल प्लस MCQ क्लास, जहाँ पर हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं और फिर उनसे रिलेटेड MCQs अटेम्प्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी हाई डिमांडिंग टॉपिक है, दैट इज़ जीन एडिटिंग टूल्स, जहाँ पर हम बात करते हैं CRISPR-Cas9 या फिर एलिसा टेक्निक की। ठीक है, तो एलिसा टेक्निक क्या होता है या CRISPR-Cas9 क्या होता है? ऑल्दो एलिसा टेक्निक इज नॉट एन जीन एडिटिंग टूल, इट्स जस्ट अ डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब होता है हम किसी भी प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंटीजन को अगर डायग्नोज करना चाहते हैं हमारी बॉडी में, तो हम एलिसा के द्वारा ये कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफ़र बुनियाद के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज़ योर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके फीचर्स को नहीं देखा है, आई एम श्योर यू शुड डू इट। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दीज फीचर्स विल वेरी हेल्प यू टू योर एग्ज़ाम्स। इसमें डेली आपको जॉब अलर्ट्स मिलते हैं, पावर कैप्सूल्स मिलते हैं, इसमें आपको मिनी ई बुक्स मिलती हैं, डेली क्विज मिलती हैं, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा एलिसा। सो एलिसा किसी का नाम नहीं है भाई। ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म आपसे सबसे पहले पूछी जा सकती है एग्जाम में। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, हाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। ठीक है, तो एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड, एक एंजाइम लिंक्ड है इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आपके एक तरीके से इम्यूनिटी को, इम्यूनो से इम्यूनिटी याद आ रहा है ना, इम्यूनिटी कैसे होती है? एंटीबॉडी से होती है, तो हम इसमें एंटीबॉडीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा, इसको हम या भी कहते हैं आजकल, एंजाइम इम्यूनो एसे दैट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट मेजर्स ऑफ एंटीबॉडी। आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ कितनी हैं, कोई हार्मोन कितना है, पेप्टाइड्स कितने हैं, या फिर आपके ब्लड में प्रोटीन कितने हैं, ये सब, और कौन से प्रोटीन्स हैं, ये सब आप एलिसा से पता कर सकते हैं। ठीक है, एलिसा में होता क्या है और एलिसा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो चलिए पहले हम बेसिक एलिसा को समझते हैं कि एलिसा में ऐसा होता क्या है कि हम एलिसा से रिलेटेड चीज़ों को समझ पाए। राइट, तो बेसिकली इस एलिसा में एंटीबॉडी और एंटीजन की इंटरैक्शन होती है। एंटीबॉडी कहाँ होती है? आपकी बॉडी में होती है ना। एंटीबॉडी कहाँ से आती है? आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में बनाता है ताकि बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आप में बनी रहे, आप बीमारियों से लड़ पाते हैं क्योंकि आपके शरीर में ये एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन मतलब पैथोजन बेसिकली। ठीक है, तो पैथोजन जब आपके शरीर में आता है तो वो एंटीजन्स लेकर आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया का जो बैक्टीरिया आपके अंदर आया है वो कुछ एंटीजन लेकर आया है आपके शरीर में। अब हमारी बॉडी उस एंटीजन को पहचानती है। ठीक है, और एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड होती है और उसे निष्क्रिय करती है। अगर हमारी एंटीबॉडी ऐसा कर पाती है कि वो एंटीजन के साथ बाइंड होकर उसे निष्क्रिय कर पाती है, तो हमें मलेरिया नहीं होगा। यानी कि हमारी इम्यूनिटी ने सब काम संभाल लिया बिना किसी डॉक्टर के। ठीक है, तो भगवान ने हमें सारे सिस्टम खुद डेवलप करके दिए हैं, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी को सही फ्यूल, सही खाना देंगे, एक्सरसाइजेस देंगे, माइंडफुलनेस देंगे, हमारी बॉडी हर बीमारी से खुद लड़ सकती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाया
है ना। मलेरिया वाला जो एंटीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल है। और ऐसे में क्या हुआ कि आपकी एंटीबॉडी बाइंड तो होती है एंटीजन से, बट उसको निष्क्रिय नहीं कर पा रही है, उसको नहीं संभाल पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरे शरीर में आपके ये एंटीजन्स जो है फैल जाते हैं और इसके 2 दिन 3 दिन बाद आपको मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। हाई फीवर होता है, शिवरिंग होती है, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी का एक नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम कोई भी एंटीबॉडी लेते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी एंजाइम कहाँ लिंक्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एलिसा की, ठीक है। इनडायरेक्ट एलिसा क्या होता है, तो मेरे पास एक माइक्रो प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट पर मैंने एंटीजन लगा दिया है, ठीक है। ये एंटीजन किसका है, मान लीजिए मलेरिया का ही एंटीजन है, ठीक है। ये मलेरिया का क्या है, एंटीजन है, जो मैंने इस प्लेट पर कोट कर दिया है, राइट। अब मैं आपका ब्लड सैंपल लूंगी, ठीक है, और आपके ब्लड सैंपल से एंटीबॉडीज निकालूंगी, ठीक है। अगर आपके ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो इस एंटीजन को पहचान सकती हैं, तो वो एंटीबॉडीज आ करके यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये है हमारी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आपके सैंपल से ली गई है और अगर ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचान पाएगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी, तो इसके साथ बाइंड हो जाएगी। हर एंटीजन अलग एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। हर ताले की अपनी चाबी होती है, वो दूसरी चाबी से नहीं खुलता। अगर ये एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी होगी आपके शरीर में, तो वो इस एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। ये बाइंड हो गई है मैम, अब क्या होगा, अब एक एंटीबॉडी मैं डालूंगी इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे पास है और इस एंटीबॉडी के पास मैंने एक एंजाइम भी लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी यहाँ पर मैंने ऐड की है जो इसके ऊपर आएगी, ठीक है। और इस एंटीबॉडी के पास मैंने एक एंजाइम भी लिंक किया है, ठीक है। यानी कि इसके साथ, इस एंटीबॉडी के साथ मैंने क्या डाला है, एक एंजाइम को जोड़ कर डाला है, इसीलिए इसको एंजाइम लिंक्ड कहते हैं। नाम का मतलब समझ आ रहा है आपको, एंजाइम लिंक्ड क्यों है, क्योंकि एंजाइम इस एंटीबॉडी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये आपकी एंटीबॉडी है जो कि इसके साथ बाइंड हो गई है, ये दूसरी एंटीबॉडी है जिसके ऊपर एंजाइम है जो मैंने डाली है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इस एंजाइम से रिलेटेड सबस्ट्रेट इसमें डालेंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, देखिए हर एंजाइम किसी चीज को खाता है और उसे प्रोडक्ट में चेंज करता है। जैसे कि आपका प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को खाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वो अमाइनो एसिड में उसे बदल देता है, एक प्रोडक्ट बनाता है अमाइनो एसिड। ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम जो खाएगा, जो इसको पसंद है खाना, हम वही चीज़ इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगाया है। कोई ऐसा एंजाइम लगाया जो किसी प्रोटीन को खाता है तो प्रोटीन डालेंगे, कोई ऐसा एंजाइम लगाया जो किसी और केमिकल को खाता है तो हम वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब ये पूरा काम हो जाएगा तो क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, सॉरी, सबस्ट्रेट शुड बी कलरलेस, ठीक है। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट मैं यहाँ पर चौकोर डब्बे में बना रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो गोल डब्बे से। ये हमने क्या ऐड किया है, ये हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, हमारा एंजाइम्स बड़े भूखे होते हैं और ये इन सबस्ट्रेट को खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सबस्ट्रेट पहले कलरलेस है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को खाएगा और इस सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट में चेंज होते ही आपका सबस्ट्रेट जो है वो पीले रंग का हो जाता है। तो हम कोई ऐसा ही एंजाइम लेते हैं जो खाता तो कलरलेस चीजों को है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो कोई कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, कोई रंग वाला प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि आपका सीड वायबिलिटी टेस्ट में भी होता है। सीड वायबिलिटी टेस्ट में हम क्या कहते हैं, हम टेट्राजोलियम को लेते हैं। टेट्राजोलियम को डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और फॉर्माजन में बदलता है।
फॉर्माजन रेड कलर का होता है, और अगर आपके सीड पर रेड कलर जनरेट हो गया तो इसका मतलब आपका सीड वायबल है। बिल्कुल उसी तरीके से, है ना, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है ना, सीड टेस्टिंग में। बिल्कुल उसी तरीके से ये जिस सबस्ट्रेट को खा रहा है वो कलरलेस है, टेट्राजोलियम की तरह, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कलर्ड प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई रंग होता है। अब धीरे धीरे ये सबस्ट्रेट यहाँ से गायब होने लगेगा, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है वो इनको खा चुका है, राइट। हमारे एंजाइम ने इसको क्या कर लिया है, हमारे एंजाइम ने इसको खा लिया है, और इसकी जगह सबस्ट्रेट बनना, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा एंजाइम्स खा खा कर क्या बना रहा है, उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और सबस्ट्रेट कम हो जाएगा, आपका ये जो पूरा सोल्यूशन है ये येलो कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। पहले ये सोल्यूशन बिल्कुल कलरलेस दिख रहा था, है ना, और जैसे ही इसमें ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को खाना शुरू करेगा और प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, धीरे धीरे इसमें एक रंग डेवलप होगा, है ना, और वो रंग की इंटेंसिटी क्या है उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर रंग डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरैक्शन हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या हो रही है, इंटरैक्शन हो रही है। ये हमें किससे पता चला, जब पीला रंग आया तब हमें पता चला। इंटरेक्शन हो रही है का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मैंने एंटीजन डाला था मलेरिया वाला, उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज आपके ब्लड में पाई गई हैं। यानी कि आप इजीली मलेरिया से, या तो आपको रीसेंट टाइम में मलेरिया हुआ है, जो आपके शरीर जब उससे लड़ रहा था वो एंटीबॉडीज अभी तक आपके शरीर में पाई जा रही हैं, ठीक है। तो आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज बेसिकली मिल रही हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपकी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लिया। इससे हम HIV जैसी डिजीजेस को भी इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, कि हमारे शरीर वो एंटीबॉडीज बना रहा है कि नहीं जो उस वायरस से लड़ सकते हैं, और बना रहे तो कितनी मात्रा में बना रहे, जितना डेंस कलर आएगा उतना ही ज़्यादा आपकी मात्रा में वो एंटीबॉडीज शरीर में बना पा रहा है। इसको हम इनडायरेक्ट अलीसा कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपकी एक सैंडविच अलीसा होती है और एक आपकी कॉम्पिटिटिव अलीसा होती है। सैंडविच अलीसा में क्या करते हैं, यही टेक्निक है सेम, बस इसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन की जगह एंटीबॉडी को सरफेस पर रखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एंटीजन को नीचे रखा, राइट। ये सारी चीजें मैं मिटा देती हूँ, यू नो द राइट। ये तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अब की बार इस माइक्रोप्लेट में एंटीजन को नहीं बल्कि एंटीबॉडीज को लगा दिया, ठीक है। किसको लगा दिया, एंटीबॉडीज को लगा दिया, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे कि आप जब चाहते हैं, टेस्ट होता है ना, तो आप डॉक्टर बताता है आपको टाइफाइड है, मलेरिया है या कोई और डिजीज है, तो वो कैसे बताता है, आपके ब्लड में वो एंटीजन चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस एंटीजन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो एंटीबॉडी पहले से लगाई हुई है, इसमें मान लीजिए मैंने मलेरिया वाली एंटीबॉडीज लगाई हुई है, दूसरे प्लेट में टाइफाइड वाली लगाई हुई है, दोनों में मैंने सैंपल डाला। इसमें जो है एंटीजन इसके साथ आके बाइंड हो जाता है, दूसरे में नहीं होता है। ये पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपको मलेरिया या टाइफाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंटीजन डाला जाएगा, एंटीजन क्या होगा, यहाँ पर आते ही बाइंड कर जाएगा। नहीं बाइंड किया मतलब आपके ब्लड में वो एंटीजन नहीं है, आपको वो बीमारी नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक एंटीबॉडी हम डालेंगे, राइट, और इस एंटीबॉडी पर एक एंजाइम लिंक्ड होगा जैसे पहले था, ठीक है। और ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट खाता है, वो सबस्ट्रेट डालेंगे। जैसे ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को खाना शुरू करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज करना शुरू करेगा, ये कलर्ड हो जाएगा, इसमें कलर डेवलप होगा। तो अगर इसमें कलर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब है वो एंटीजन आपकी बॉडी में पाया गया है, ठीक है। एंटीजन आपकी बॉडी में पाया गया, और एंटीजन पाया गया मतलब वो बीमारी आपको इस वक्त है, और इसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा। तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच अलीसा।
ठीक है। सैंडविच क्यों बोलते हैं, एक ब्रेड लेते हैं, बीच में कुछ भी भरते हैं, ऊपर दूसरी ब्रेड लेते हैं, ऐसे इसमें एंटीबॉडी लिया, एंटीजन लिया, फिर से एंटीबॉडी लिया, इसीलिए इसको सैंडविच एलिसा कहा जाता है। तीसरी है कॉम्पिटिटिव एलिसा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलिसा क्या है, आपके अगर हम एंटीजन को या एंटीबॉडीज को क्या करें, क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडीज है उस बीमारी से रिलेटेड। हाई है मतलब रिसेंटली आपको बीमारी है या हो रही है या अभी अभी हुई है ना, कम है मतलब टाइम हो गया है, राइट। तो एंटीबॉडी कितनी आपके शरीर में, तो उससे हमें कॉम्पिटिटिव एलिसा से पता चलता है। जितने आपके शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ फ्री होंगी, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी, ज़्यादा कलर डेवलप होगा, ज़्यादा गाढ़ा रंग आएगा, तो मतलब ज़्यादा एंटीबॉडी है। कम कलर डेवलप हो रहा है, लाइट कलर डेवलप हो रहा है, मतलब कम एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एलिसा कहते हैं। मेनली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होती है। एंजाइम एक सबस्ट्रेट को खाता है और एक रंग बदलता है, उस रंग बदलने से हमें समझ में आता है कि ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से जो है इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा छोटा सा बट काफ़ी डिफिकल्ट सा टॉपिक है क्रिस्पर। क्रिस्पर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, ये एक जीन एडिटिंग टूल है। जीन एडिटिंग टूल का मतलब होता है जीन को एडिट कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो एडिट करते हैं अपनी मर्जी से, कहाँ पर क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये पार्ट नहीं आना चाहिए, पार्ट फास्ट मूव करना चाहिए, इस पार्ट में गाना आना चाहिए, है ना। ऐसे ही क्रिस्पर होता है जो किसी जीन की सीक्वेंसेस को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन एडिटिंग टूल कहते हैं। इसकी भी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स। ठीक है, हाँ थोड़ी सी लंबी है बट करनी पड़ेगी। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स, इसका मतलब समझिए तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्लस्टर्ड मतलब एक जगह ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट रेगुलरली मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर शॉर्ट पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स। सबसे पहले पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स क्या होते हैं, पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स का मतलब होता है ऐसे रिपीट्स जिनको आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ें तो वो सेम होते हैं। जैसे कि शब्द होता है मॉम, मॉम को आप ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें ये मॉम ही रहता है। ऐसे ही जैसे आपकी सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, एक स्टैंड पर ये है जो कि 3 से 5 है। दूसरे स्टैंड पर क्या होगी, C से G बाइंड करता है, T से A, T से फिर से A से T, A से T, G से C। आप इसको पढ़िए GAATTC, GAATTC, मतलब ऐसे पढ़े या ऐसे पढ़े ये सीक्वेंस सेम है। ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ सीक्वेंसेस हैं जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेम पढ़ी जाती है और वो रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक छोटी सी सीक्वेंस ले लेते हैं, ये रिपीट सीक्वेंस है AG, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, AT GCT, ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस है। तो यहाँ पर इसकी एक पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंस होगी, यहाँ पर T की जगह A, C की जगह G, G की जगह C और A की जगह T। ठीक है, तो AGCT पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंस है। फिर से ये रिपीट हो रही है AGCT, ठीक है, तो पैलिएंड्रियोमिक है मतलब उल्टी सीधी एक समान है, रिपीट है मतलब बार बार रिपीट हो रही है। अब रेगुलरली इंटरस्पेस भी है, यानी कि बीच में कुछ और भी है। ठीक है, तो बीच में कुछ और है, ये कुछ और क्या ये बताऊंगी थोड़ी देर में। यहाँ पर ये बीच में कुछ और आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से आपकी रिपीट सेम शुरू हो गई, AGCT, ठीक है, फिर ऐसे ही AGCT,
AGCT, है ना। फिर से रिपीट शुरू हो गए, फिर से बीच में कोई और इंटरस्पेस आ गया और फिर से आपके रिपीट शुरू हो गए हैं। AGCT, 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 ठीक है। तो समझ में आ रहा है, पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स हैं जो रेगुलरली इंटरस्पेस्ड हैं, ठीक है, और क्लस्टर्ड मतलब एक जगह पर क्लस्टर्ड है। तो इस तरीके की आपकी ये सीक्वेंस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट है। अब ये वाला जो रीजन है ये कहाँ से आया है? ये एक्चुअली ये जो बेसिकली जो क्लस्टर या क्रिस्पर है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया का जीनोम है, पर इस बैक्टीरिया के जीनोम में जो ये ब्लू वाली सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये इसकी खुद की नहीं है, ये किसी और बैक्टीरिया की है जो इसके पास आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए ये ऐसा होता है कि आपका ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास अपना डीएनए है, ठीक है। अब एक दूसरा मान लीजिए बैक्टीरियोफाज आता है और बैक्टीरियोफाज इसको अटैक करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज आके इस पे अटैक करता है और अपना डीएनए इसमें छोड़ देता है। अब एज अ मेमोरी आपका जो बैक्टीरिया क्या करता है, इसके छोटे से सीक्वेंस को, कंजर्व्ड सीक्वेंस को इसमें से तोड़ लेता है और अपने जीनोम में लगा लेता है। ऐसा क्यों करता है? ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपके घर कोई आया, ठीक है, और आपने उसको कोई रुमाल, कोई याद अपने पास रख ली, लेकिन आप तो अच्छी उसके लिए रखते हैं कि उसकी याद आएगी, लेकिन ये बुरे उसके लिए रख रहा है कि मुसीबत में काम आएगा, क्योंकि ये फिर से अटैक कर सकता है, आज अटैक किए दोबारा भी कर सकता है फ्यूचर में। तो इसको मैं कैसे पहचानूंगा कि ये वही बैक्टीरियोफाज है और इससे कैसे लड़ना है ना। तो ये हम कैसे पहचानेंगे? इसका ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये क्या करता है, इसका छोटा सा हिस्सा काट करके अपने किसी जीनोम में यहाँ पर फिक्स कर लेता है, छोटा सा, ठीक है। ये छोटा सा हिस्सा तोड़कर इसने अपने जीनोम में डाल लिया इसके याद के तौर पर। ऐसे ही कभी और किसी और बैक्टीरिया ने इसको जो है अटैक किया होगा, उसका भी छोटा सा हिस्सा डाल लिया। ऐसे जो जो बैक्टीरियोफाज इसको अटैक करते रहते हैं उनका छोटा सा हिस्सा ये अपने डीएनए में डालता रहता है, यही है वो छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है, राइट। तो अब ये आपके जो है बेसिकली जो ब्लू रीजन या ग्रीन रीजन आप देख रहे हैं, ये किसी और बैक्टीरियोफाज के रीजन है जो इसको अटैक कर रहा था, उससे थोड़ा सा सीक्वेंस इसने लिया और अपने पास रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये इसको आगे फ्यूचर में बचाने में मदद करेगा। कैसे फ्यूचर में बचाने में मदद करेगा? तो फ्यूचर में बचाने के लिए इसको क्या करेगा, ये इसको सबसे पहले क्लिप करेगा, ठीक है। इस रीजन को क्लिप किया क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है, ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है बने हुए हैं, राइट। तो ये आपका इस तरीके से एक रीजन बनेगा ऐसे, और ये आपका ब्लू वाला रीजन है ऐसे, ठीक है। ये रीजन यहाँ पर बन गया आपका। अब क्या हो रहा है यहाँ ब्लू वाले रीजन में कि ये आपका ऐसे ही छोटा सा ये ग्रीन वाला रीजन भी कट जाएगा, है ना। और जब इसको दोबारा से ये ब्लू वाला बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा तब क्या होगा? तब ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, राइट। इसके साथ ये बैक्टीरिया, इसको क्या मिल रहा है? इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है तो ये इसके साथ बाइंड हो गया और जुड़ गया। जैसे ये बाइंड होकर जुड़ते हैं, इस बैक्टीरिया को पता चल जाता है अरे ये तो वही बैक्टीरियोफाज है जिसने मुझे पहले अटैक किया था। तो अब इसको पता है कि इससे मुझे कैसे बचना है। कैसे बचना है? एक Cas9 प्रोटीन आता है, ठीक है। एक प्रोटीन आता है जिसका नाम क्या है? Cas9 प्रोटीन है, ठीक है। Cas9 प्रोटीन है। ये Cas9 प्रोटीन क्या कर रहा है? ये Cas9 प्रोटीन आकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। इस बैक्टीरियोफाज का पूरा डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, यानी कि उसको हमने पूरा खराब कर दिया। अब ये बैक्टीरियोफाज हमारे बैक्टीरिया को अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली योर इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक तरीके से क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इसी तरीके से आपका जो है ये क्रिस्पर कैस क्या कर रहा है? काम कर रहा है, राइट। तो यहां पर देखिए
इस तरीके से आपकी सीक्वेंसेस है, रिपीट सीक्वेंस है, किसी बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, फिर रिपीट सीक्वेंस है, फिर बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, राइट। उसके बाद इससे डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए के बाद ये छोटे छोटे यूनिट्स में कटता है, Cas9 प्रोटीन इससे आकर जुड़ता है, ठीक है। अब ये जो Cas9 प्रोटीन यहाँ पर आकर जुड़ा है, उसके बाद ये दोबारा जब इसको कोई बैक्टीरियोफाज अटैक करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस उसके साथ अटैच होती हैं और उसको क्लीव कर देती है, तोड़ देती है और उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। अब इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर इस टेक्निक को यूज़ करना है तो क्या करना होगा, हमें ये जो यहाँ पर बन रहा है जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए, अगर ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखकर जुड़ सकता है और इसको कट कर सकता है, तो अगर मैं इसकी जगह अपनी कोई सीक्वेंस रखूँ जिसको मैं ठीक करना चाहती हूँ, जिसको मैं एडिट करना चाहती हूँ, तो ये वहीं पर जाकर जुड़ेगा जिस पार्ट को मैं एडिट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये वहीं पर जाकर जुड़ेगा, तो वहीं पर कट लगेगा, वहीं पर कट लगेगा तो वो कट हो जाएगा। कट को रिपेयर कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स डाल के, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, सो ओके। तो यहाँ पर जो ये स्पेस कटिंग हुई है, यहाँ पर हम अपने मतलब मन मर्जी के कोई भी न्यूक्लियोटाइड डाल सकते हैं और इस जीन को ठीक कर सकते हैं। ऐसे हम किसी भी कैंसरस जीन को भी ठीक कर सकते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्रिस्पर कैस का जो है प्रोसीजर होता है। Let's do some of the MCQs related to the ELISA and CRISPR-Cas. First is, what is the full form of ELISA? एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलिसा की फुल फॉर्म हमने अभी अभी पूरी की है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंजाइम इन एलिसा, ठीक है। आपके एलिसा में किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है? तो एंजाइम्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाइन फोस्फेटेज, ठीक है। बी, एल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, एलिसा इज मेनली यूज टू डिटेक्ट। एलिसा किस प्रोटीन्स, मतलब किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो एलिसा बेसिकली प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर, इन एलिसा व्हाट इज द रोल ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या रोल है? सबस्ट्रेट का रोल है कलर प्रोड्यूस करना, ताकि हमें पता चल जाए कि एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरैक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, टू प्रोड्यूस कलर बाय द एंजाइम रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ एलिसा इज यूज्ड फॉर HIV डायग्नोसिस। HIV डायग्नोसिस के लिए हम किस एलिसा का यूज करते हैं? इनडायरेक्ट एलिसा का यूज करते हैं। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, CRISPR-Cas9 system was originally found in, CRISPR-Cas9 system कहाँ पर पाया जाता है? तो मेनली आपके बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। उसका यूज हमने अब ह्यूमन जीन एडिटिंग के लिए भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, What is the function of Cas9 प्रोटीन। Cas9 प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? Cas9 प्रोटीन का काम होता है डीएनए को काटना, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास होती है, कटिंग एट स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, CRISPR स्टैंड्स फॉर। CRISPR की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिएंड्रियोमिक रिपीट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं, सॉरी क्रिस्पर कहते हैं। गाइड आरएनए इन क्रिस्पर इज यूज्ड फॉर, गाइड आरएनए क्या है, गाइड आरएनए जो मैंने आपको बताया इस तरीके का जो आरएनए है जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के लिए ढूंढ रहा है और जैसे ही उसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलते हैं वो वहां पर चिपक जाता है, यानी कि गाइड करता है कि कट कहां पर लगाना है, तो इसीलिए इसका नाम हमने गाइड आरएनए रखा है। तो ये क्या करता है, लोकेटिंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहां पर है, ये हमें गाइड आरएनए ढूंढने में हेल्प करता है। सो बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, क्रिस्पर Cas9 इज मेनली यूज्ड फॉर, क्रिस्पर Cas9 मेनली किस लिए यूज होता है, तो क्रिस्पर Cas9 मेनली जो है वो आपका जीन एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम, इन एलिसा द कलर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलिसा में जितनी कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिसा, कौन सा इसमें एलिसा का टाइप नहीं है। डायरेक्ट एलिसा कोई मैंने आपको पढ़ाया, इनडायरेक्ट पढ़ाया, सैंडविच पढ़ाया, रिवर्स एलिसा कुछ नहीं होता है, रिवर्स पीसीआर जरूर होता है। ठीक है, सो बी विल बी द राइट आंसर क्योंकि ये किसी एलिसा का टाइप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम, Cas9 endonuclease introduces cuts in DNA that are usually, Cas9 जो डीएनए में कट लगाता है वो कट कैसे लगाता है, तो वो ब्लंट कट लगाता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा मैंने इमेजेस में शो किया था, हालांकि मैंने बोला नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका डीएनए है उसमें जब कट लगाएगा तो वो ब्लंट कट लगाता है, उसमें कोई भी फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ब्लंट कट्स और स्टिकी कट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछली क्लासेस में जाके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, एलिसा इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होती है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इन क्रिस्पर Cas9 पैम सीक्वेंस इज एसेंशियल फॉर, क्रिस्पर Cas9 में पैम सीक्वेंस किस लिए चाहिए होता है, पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंस। बेसिकली पैलिएंड्रियोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है, जहां पर हमारा Cas9 डीएनए को कट कर सकता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, Cas9 बाइंडिंग एंड डीएनए कटिंग के लिए पैम सीक्वेंसेस जरूरी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड यूजिंग एलिसा, एलिसा का इस्तेमाल करके किस डिजीज का डायग्नोज हम इजीली कर सकते हैं, एड्स और एचआईवी का इजीली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं एलिसा की मदद से, जो और किसी टेक्निक की मदद से जनरली हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, चलो नेक्स्ट नहीं है, सो द स्टोरी इज फिनिश्ड। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज एलिसा, ये कैसे काम करता है एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर, और क्रिस्पर कैसे काम करता है। वो एक सिर्फ अपनी जो मैचिंग सीक्वेंस उसको ढूंढता है, वहाँ चिपकता है, Cas9 आता है और वहाँ से कट लगाता है। कट के बाद आप चाहें तो उसमें और बेस पेयर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उस जीन को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS AFO, 16 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन IBPS AFO की स्टार्ट कर सकते हैं हमारे टारगेट बैच में। और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं, एग्रीकल्चर महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स। ठीक है, कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है मैं आपको यहाँ पर एक बार शो कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है, क्रोम पर डालना है अड्डा 24/7। तो जैसे ही आप अड्डा 24/7 डालेंगे आपको जो है अपनी वेबसाइट दिखाई देगी। सेम काम आप एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यू कैन चूज IBPS AFO और एग्रीकल्चर महापैक अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। 16 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करके आपको इस बैच की डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, राइट। यहाँ पर आप कूपन कोड एंटर करेंगे, कूपन कोड आपका होगा Y448A और जैसे ही आप कूपन कोड डालेंगे आपके बैच के जो प्राइसेस हैं लोएस्ट प्राइसेस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं Y448A कोड के साथ। ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एक हार्ड कॉपी का पूरा बुक सेट भी आपका IBPS AFO में है। आई कैन शो यू हियर।
ठीक है, वो थोड़ा नीचे जाकर आपको बुक्स में दिखेगा। ये आपके IBPS AFO बुक्स हैं। ठीक है, ये 7 सेट्स आपके जो है ये मेंस की बुक्स हैं, ये 3 सेट आपकी जो है क्या है, प्रीलिम्स की बुक्स हैं, जो कि हार्ड कॉपी के साथ आपके घर पर डिलीवर की जाएगी। सेम Y4488 कोड लगाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं, इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में हम मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का जो लास्ट सेशन होगा क्लास नंबर 10 विद योर MCQ प्रैक्टिस सेशन। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।